Hi dear students, I am Ganesh Kumar, your science teachers. Today I am going to explain about the resistance. Resistance is a very important topic related to the your electricity chapters. Let's start. First of all, we have to know what is the resistance. First of all, we have to know what is the resistance. Without resistance, we can't understand totally electricity chapter. बिना रेजिस्टेंस के हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद पीछे का जितना भी मेरा वीडियो है आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे। तो उनमें जो भी सारे चीज़ें थी, अब यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट तक का एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें मैं रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करूं, लेकिन नहीं, पहले रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। आफ्टर डेट ओम्स लॉ आप लोग को ऑटोमेटिकली इसके बाद का मैं वीडियो बना दूंगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस आखिर है क्या। तो रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल्स की वैसी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज को उस मटेरियल, उस सब्सटेंस से फ्लो होने में क्या करता हो, रोकता हो, अपोज क्रिएट करता हो, विरोध क्रिएट करता हो। क्लियर? यानी कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज टू फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट। किसी भी सब्सटेंस की वैसी प्रॉपर्टी जो उसमें क्या करता हो कि करंट को फ्लो होने से रोकता हो, उसका विरोध करता हो, उसे अपोज करता हो, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस कर देंगे। आप साथ साथ चाहे तो सारी चीजों को आप नोट करते चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख दिए हैं यहाँ से कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इज अपोज टू द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट नोन एज रेजिस्टेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस की वैसी प्रॉपर्टीज जो उस सब्सटेंस से चार्ज या फ्लो होने से, चार्ज या करंट को फ्लो होने से अपोज करता हो, विरोध करता हो, उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस कर देते हैं। दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल्स। रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल्स। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, आर से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, इसको अब थोड़ा सा, ये तो थ्योरेटिकल यहाँ पे डिफिनेशन हो गया, लेकिन जब तक हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू किसी चीज का डिफिनेशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन नहीं समझते हैं, तो वहां से उस कहना सही होगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को हम अधूरा भी नहीं समझ पाए हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को पूरा समझने के लिए उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू उसके डिफिनेशन को अगर जो समझा जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो आइए, इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हो सकता है। अगर मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं रेजिस्टेंस को, तो हाउ कैन वी डिफाइन द रेजिस्टेंस मैथमेटिकली। तो यहाँ से मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट टू द करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कहता है कि यहाँ पे जनरली समझा जाए कि किसी भी कंडक्टर से, किसी सब्सटेंस से अगर करंट फ्लो करवाना है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए वहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अप्लाइड किया जाता है फ्लो होने के लिए, तो उसी करंट पे यानी कि अप्लाइड किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को ही यहाँ से हम क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस कह देंगे। इस कारण से हम रेजिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या है, रेशियो है। इस कारण से यहाँ पे ड्यू टू दिस वी कैन राइट हेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये यहाँ से इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो था यहाँ से ये क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी इस बेस पे डिराइव हो चुका है। अब देखिए कि सबसे पहले चीज समझना है कि अब रेजिस्टेंस के एस आई यूनिट को समझिए। रेजिस्टेंस के एस आई यूनिट को समझिए, क्योंकि जब तक एस आई यूनिट नहीं समझेंगे तो आगे जो इसको और ज्यादा डिफाइन करना या जो भी इसे आप कहीं पे अप्लाइड करना, यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, जब इसको न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एस आई यूनिट को समझते हैं। तो अगर एस आई यूनिट को समझना, रेजिस्टेंस के एस आई यूनिट को समझना है, तो रेजिस्टेंस चूंकि देखिए यहाँ से दो चीजों से मिलकर बना, दो चीजों का रेशियो अभी यहाँ से मैथमेटिकली डिफिनेशन में यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे टू चीज का रेशियो है। फर्स्ट हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड हो गया हमारा क्या हो गया, करंट। फर्स्ट हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकंड हो गया करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, जिसे हम
एच डिनोट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो रहा है वोल्टेज अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अपॉन करंट, तो यस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर, या वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ओम कह सकते हैं। अगर इसे हमको कहीं और चीज लिखना है तो यहाँ से इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको कैसे डिफाइन करना है मैं वो भी बता रहा हूँ। दूसरी चीज देखो, रेजिस्टेंस कहता है कि रेजिस्टेंस इज मिडल इन द ओम सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। इस चीज को ऐसे जनरली इस चीज को सारे लोग जानते हैं कि इसे ओम ही बोला जाता है, लेकिन एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग ओमेगा बोल सकते हैं, बट इसे ओम ही आप लोग बोलना है, इसे सिंबलाइज करते हैं। सबसे पहले आप चलिए ओम के बारे में जान लेते हैं। ओम थे कौन? तो ओम जो थे वो क्या थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज करेंट एंड रेजिस्टेंस। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो क्या किए थे कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन को फाइंड करके रिप्रेजेंट किए थे। इसी कारण उनके रेस्पेक्ट में हम इसके एस आई यूनिट क्या कर देते हैं ओम रख दिए हैं। क्लियर? एस आई यूनिट इसका क्या रखा गया है ओम रखा गया है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? ये जो पढ़ना है आपको ओम्स लॉ में पढ़ना है, जिसका वीडियो है इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा ओम्स लॉ से ही रिलेटेड होगा, जिसमें क्या किया गया था कि ओम्स के द्वारा यहाँ पे जो जर्मन फिजिसिस्ट थे उनके द्वारा रिलेशनशिप स्थापित किया गया था किसके बीच, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। ये आप रेजिस्टेंस को समझ लिए। अब यहाँ से समझना है फैक्टर रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। ये सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक इस चैप्टर से। अगर जो छोटे हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अभी तक बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये सबसे ज्यादा पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट, किसी भी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करता है। तो चलिए इन सब सारी चीजों को आप नोट कर लें। अब मैं उस फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लियर? आप नोट कर लें इन सब सारी चीजों को। आइए फैक्टर जानने से पहले थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। रजिस्टर क्या है? तो कहता है कि एनी डिवाइसेज विच ऑफर सम स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज रजिस्टर। कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को ऑफर करने वाले, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाले, ऑफर करने वाले जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होगा उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को कम, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए वहाँ पे जिस भी डिवाइसेज का यूज किया जाता है उसी डिवाइसेज को आप क्या कर देते हैं, रजिस्टर कह देते हैं। उसी डिवाइसेज को क्या कर देते हैं, रजिस्टर कह देते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस आर डिपेंडेंट। ठीक है ना? तो वह कौन सा फैक्टर है जिसपे किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो उसके लिए कम से कम यहाँ पे हम लिख दिए हैं 4 फैक्टर है, वो 4 फैक्टर है और वही 4 फैक्टर पे, उसी 4 फैक्टर्स पे किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है? तो कहता है कि यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उसका उतना मैक्सिमम होगा। कंडक्टर का लेंथ जितना मिनिमम रहेगा रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, उतना ही मिनिमम होगा। क्लियर? फर्स्ट फैक्टर क्लियर हो गया। सेकेंड फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि अब ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर है, तो कंडक्टर का ये जो एरिया हो गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, जितना करंट फ्लो हो सकता। आइए अब इसके क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को हम फाइंड करते हैं। देखा जाएगा कि हम बता दिए थे कि रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। यहाँ से हम लिख दिए R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी कि हम इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा बताए थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
कंडक्टर, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a, इसे सेकंड मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से कंबाइन कर दिए फर्स्ट और सेकंड को, हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पे यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है आर इज प्रोपोर्शनल टू द यल अपॉन ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू द क्या मिल जाता है, यल अपॉन ए मिल जाता है। तो यहाँ से अब देखिए अब इन सब सारी चीज़ों को, तो यहाँ से फार्मूला, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को अगर जो हम रखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू से क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू रॉ इंटू यल अपॉन ए। रॉ क्या है, ये रेजिस्टिविटी, जो किसी भी कंडक्टर का अपना रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, तो एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है, उस नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टिविटी कह देते हैं। किसी भी सबस्टांस का जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उसी नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टिविटी कर देते हैं। तो रेजिस्टिविटी यानी कि आर इक्वल टू हो गया रॉ इंटू यल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी को हम रॉ से डिनोट करते हैं, कहता है विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी को हमें फाइंड करना है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन यल, आर इंटू ए अपॉन यल। देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखो, तो इधर ए इधर है, इधर लाए, इधर क्या हो गया, आर इंटू ए हो गया, यल इधर मल्टीप्लाई में तो आगे इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन यल। जहाँ पे आर जो है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया को बता रहा है, यल जो है लेंथ को बता रहा है। अब कहता है कि किसी भी सबस्टांस की जो रेजिस्टिविटी होगा, उस सबस्टांस में ऑफर्ड किए जाने वाले रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टांस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of 1 meter long and 1 meter square is cross section area if a equal to 1 meter square, l equal to 1 meter, then रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नहीं, किसी भी मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होगी, उस रेजिस्टिविटी उस सबस्टांस के रेजिस्टेंस या उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब वहां से क्या हो कि 1 मीटर का वो सबस्टांस हो, वो वायरों से बांध कर, मान लिया कि इस वायर का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से चूंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रॉ इंटू यल अपॉन ए, रॉ इंटू यल अपॉन ए, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा रॉ इंटू यल, कितना है 1 मीटर है, एरिया कितना है 1 मीटर और स्क्वायर है, तो 1 to 1 कैंसिल हो गया, यानी ऐसे इसको कर सकते हैं 1 to 1 मल्टीप्लाई 1 है, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाए, रो इंटू 1, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो गया, रो, या रो इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी सबस्टांस का जो रेजिस्टेंस होगा वो सबस्टांस के रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। कब, जब एक सबस्टांस 1 मीटर का रहे और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर जनरली उसका जो न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 1-2 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसका जनरली कैलकुलेटेड वैल्यू अगर जो कैंसिल होकर कैलकुलेट होकर 1 आता है, तो उस सबस्टांस की जो रेजिस्टिविटी होगा उसके रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना उसकी रेजिस्टिविटी उतना ही रेजिस्टिविटी का जो, अगर इसके यस आई यूनिट की बात करें तो इसका यस आई यूनिट जो होता है, चलिए रेजिस्टिविटी का हम यस आई यूनिट फाइंड करके दिखाते हैं कि रेजिस्टिविटी का जनरली यस आई यूनिट होता क्या है। रेजिस्टिविटी का यस आई यूनिट होता क्या है, क्या होता है रेजिस्टिविटी का यस आई यूनिट, आप लोगों को पता है, ओम मीटर है सर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यस आई जो यूनिट होता है वो यस आई यूनिट इसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होता है, चलो इसको फाइंड करो। तो यहां से देखते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू फार्मूला आ गया आर इंटू ए अपॉन यल, आर इंटू ए अपॉन यल। अब देखो यहाँ से रेजिस्टिविटी कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो 3 चीज से बना हुआ है, आर से बना हुआ है, ए से बना हुआ है मतलब एरिया से बना हुआ है, और यल। यहाँ 3 तरह के मैथमेटिकल टर्म्स आए हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब देखो यहाँ जिस रेशियो में है, इसके लिए हम ओम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मीटर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसके लिए मीटर अप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बच गया, ओम मीटर। यानी कि यस आई यूनिट जो है रेजिस्टिविटी जो है, यस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज
क्या होता है, ओम मीटर होता है। किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। आज तक के वीडियो में, इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो, इससे जो एक और वीडियो होगा उसमें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर, हम किसी भी सर्किट में रजिस्टर को जब कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमें मोर देन वन, कभी कभी कंडीशन आता है कि मोर देन वन रजिस्टर को वहाँ पे हमें कनेक्टेड करना पड़ता है। तो आखिर उसके किस वे में हम उसे कम्बिनेट करते हैं, वहाँ पे उसका कम्बिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कुछ, ठीक है ना, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ से हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो यहाँ से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जितना हमको अप्लाई करना है। और उसी चीज़ को अगर पैरेलल में हमें करना होता है तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या प्लस 1/Rn। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आज तक के लिए हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं।